नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। ये इस वक्त पूरी सियासत वैसे तो पंजाब की तरफ मरकूज़ है और ख़ास तौर पे कि आया हुकूमत जो है वो परवेज़ इलाही को पिछाड़ने में कामयाब हो जाएगी और कोई कौन सी हिकमत अमली ऐसी होगी हुकूमत की जिसकी बुनियाद, क्योंकि हुकूमत का पंजाब असम्बली में जो वोटों का आपकी तादाद है वो परवेज़ इलाही और पीटीआई के वोटों की तादाद से कम है। तो आया इस वक्त तो बात आ रही है जो बहुत ही अहम है और रिलीफ मिला है जनाब परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले से, जिसकी बुनियाद पर उनको कुछ टाइम मिल गया है कि वो अपनी एक अक्सरियत को साबित करने की जो आपके गवर्नर का जो इख्तियार है उस पर वो अपनी अक्सरियत साबित कर सकें। तो वो किस तरह, कौन सा तरीक़ेकार होगा, क्या कानून और आइन कहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत किस तरीके से परवेज़ इलाही को उससे मनसब छीन सकती है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो पीटीआई ने एक अपने जो इस्तीफ़े हैं नेशनल असम्बली के उसके ऊपर दोबारा तवज्जो दी है। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि वो मुश्तरका आकर स्पीकर को तस्दीक कराएंगे और स्पीकर का ये कहना है कि ये मुश्तरका नहीं होगा क्योंकि कई लोगों की मेरे से राब्ता है और वो ये कहते हैं कि जी ये हमसे इस्तीफ़ा ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। तो आया सब मिलकर इस्तीफ़ा आकर वहाँ पर दें तो ये कानूनी है या स्पीकर इंडिविजुअल मांग रहा है वो कानूनी है, इस पे ऊपर भी बात करेंगे। कुछ और इश्यूज़ भी है और इस वक्त जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मैटर है कि मुल्क में एक दफ़ा और तेज़ी से दहशतगर्दी जो है वो परवान चढ़ रही है और हमारे फ़ौजी जवान जो इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं, अभी 5 कैप्टन समेत 5 फ़ौजी बलूचिस्तान में शहीद हुए और इससे पहले दूसरी जगहों पर भी कई ऐसे हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। और हमारी फ़ौज, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पुलिस इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्टिव है और माजी में भी उन्होंने कुर्बानी दी है जानों की अमन को कायम करने में पूरे पाकिस्तान में, और उन्हीं की कुर्बानियों की बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम सुकून की नींद सोती है। और चंद दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो सामने तो आ जाते हैं लेकिन शायद हमारी आवाम को या आम लोगों को इस बात का ख़बर नहीं है कि कई दहशतगर्दी के जो हमले हैं वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, फ़ौज, पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस अदारे उसको नाकाम बना चुके होते हैं जो हमारी इत्तलात में नहीं होती है। मसलन अगर 2 आपने दहशतगर्दी के वाक़यात सुने तो शायद 27 या 30 वाक़यात ऐसे हैं जिसको हमारे इन जवानों ने और हमारे फ़ौजियों ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी इंटेलिजेंस के इदारों ने, हमारी पुलिस ने और उससे रिलेटेड इंटेलिजेंस इदारों ने नाकाम बनाए हुए होते हैं। तो उनको खराज तहसीन। मैं अब अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता हूँ। मेरे साथ हैं शोएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद अकरम चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, तज़कियाकार हैं, एक बड़ा नाम है, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया सर। मैं आता हूँ सबसे पहले इस बात पे कि शोएब शाहीन साहब से कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं पूछ लूँ एज ए तालिब इल्म कि सर ये आप बताइए कि इस वक्त पंजाब असम्बली में ज़ाहिर है कि एतमाद का वोट लेना है परवेज़ इलाही को। अब मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि 2 राय चल रही है। एक राय ये चल रही है, ख़ासतौर पर पीटीआई ये कह रही है कि जो उस वक्त मौजूद यानी प्रेजेंट होंगे उनकी अक्सरियत परवेज़ इलाही को साबित करनी है, जबकि दूसरी तरफ जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, उनको पूरी का पूरा जो असम्बली है उसकी जो अक्सरियत है जो बनती है शायद 186,
वो उनको साबित करनी है। तो मैं चाहूँगा पहले तो मुझे ज़रा इस पे क्लियर करें कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी राय तो ये है कि असम्बली का अगर जितने टोटल वोट हैं, फ़र्ज़ करो कि तमाम उनका जो वोटर हैं वो पूरे हैं, तो फिर उनको सिंपल मेजॉरिटी ज़रूर चाहिए। यानी 186 अगर वोट बनते हैं सिंपल मेजॉरिटी के लिए, तो उनको 186 वोटों की ज़रूरत है। इसी तरह अगर अदम एतमाद मोशन आई है, तो अदम एतमाद को पास करने के लिए भी 186 के वोटों की उनको ज़रूरत है। इसलिए इसमें यही फ़र्क था, दोनों तरफ से जो गेम या ट्रिक्स खेली जा रही थी वो ये खेली जा रही थी कि परवेज़ इलाही साहब को गवर्नर साहब ने कह दिया कि आप इत्मीनान का वोट लें, क्योंकि उनको पता था कि 1.5 दिन में ये बंदे पूरे नहीं कर सकते। ज़ाहिर कई लोग शहर से, मुल्क से बाहर थे और उनको शायद डिफ़िकल्टी थी 2 दिन के अंदर या 1.5 दिन के अंदर बंदे लाने की। इसी तरह अदम इत्मीनान की जो पटिशन है वो लेकर आए थे PDM के लोग, उनको भी पता था कि वो ये अपने बंदे पूरे नहीं कर सकते, वो भी फेल हो जानी थी। तो फॉर दैट पर्पज़ मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ के लोगों ने अवॉइड किया अपनी अपनी पटिशन, अपने अपने मामले को बंदे इकट्ठे करने की। वो जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। लेकिन मेरी राय में 186 अगर रिक्वायरमेंट थी जो है, तो वो उनको पूरे करने थे, जो कि ज़ाहिर है उनका करना पड़ेगा। आपने वजाहत कर दी। वैसे मैं पढ़ देता हूँ, क्लियर कट है, इसमें पता नहीं कौन लोग हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, 186 करने पड़ेंगे। मैं एज ए तालिब इल्म जितना जानता हूँ वो पढ़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट का कहीं लफ्ज़ नहीं है। अगर प्रेजेंट होता तो फिर उन PTI के जो अपने आप को लॉयर भी कहते हैं वो और तर्जुमान भी हैं, फवाद चौधरी या दूसरे लोग, मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा पढ़ लें तो पढ़ने के बाद कहें तो उसका अंदाज़ा होता है। बहरहाल हामिद ख़ान से जब हम सुनते हैं फवाद चौधरी के बारे में, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि वो इस किस्म की बातें कर सकते हैं, जिसका कमर दिल शाह साहब से भी मैं राय पूछूंगा। लेकिन पहले मैं पढ़ देता हूँ। देखिए 130 है उसका जो है वो एक 4 है आपका उसका आर्टिकल। उसमें लिखा है द चीफ मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम ये ना भी पढ़ें तो हम आ जाते हैं जो गवर्नर का अक्सरियत वोट लेने का है, उसमें भी वो क्या कह रहे हैं। वो है 130 का 7, और 130 का 7 जो है वो ये कहता है द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बट द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस क्लॉज अनलेस ही इज सेटिस्फाइड that the chief minister does not command the confidence of the majority। सुनिएगा जनाब, लोगों को कह रहा हूँ सुनिएगा, फवाद चौधरी भी सुन ले तो ज़रा, और दूसरे PTI के लोग भी सुन लें कि सिर्फ इसी आर्टिकल को आप ले लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आइन कह रहा है। आइन कह रहा है कि गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस क्लॉज अनलेस ही इज सेटिस्फाइड that the chief minister does not command the confidence of the majority of the member of the provincial assembly, in which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly। अच्छा, मैं यहाँ शोएब शाहीन साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी वही है जो आईनी है। मैं आगे थोड़ा सा आपसे इस पे भी राय ले लूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये इख्तियार तो है ना आपके गवर्नर को कि वो किसी भी वक्त समझता है, जैसे वो कह रहा है 7, कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी कह सकता है, और दूसरा ये है कि जी वो डे बुला ले असम्बली का और कहे कि आप ले लें। लेकिन हमने जो देखा इसमें फैसलों पे बात हो रही है, हम जजेस और कोर्ट पे कोई बात नहीं कर रहे कि ये नहीं ले सके, उन्होंने गवर्नर के फैसले को नहीं माना जो उन्होंने कहा था, जो आइन में उसको इख्तियार है, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। तो इसको किस तरीके से अदालत ने अपने फैसले में इसको सस्पेंड किया है और इस आइनी हक को जो है वो रोका है, सलब किया है या इसको डिले किया है, क्यों? जी शाहीन साहब।
देखिए, पहली बात तो यह है कि टेंटेटिव इन नेचर एक आर्डर है, इंटरम आर्डर है, इट इज़ नॉट द फाइनल आर्डर। बहरहाल आगे बहस होगी, मैटर आगे चलेगा। दूसरी, इसके अंदर जो सबसे बड़ी गलती की गवर्नर साहब ने वो ये की है कि इसमें रीज़नेबल टाइम नहीं दिया। देखें, रीज़नेबल टाइम जो अदालती नज़ायर होते हैं, एक होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन टाइम देता है, एक कोई लॉ देता है या रूल देता है, एक होता है कोई जजमेंट मेड लॉ होती है, या एक तस्वुर किया जाता है कि इसमें रीज़नेबल टाइम होना चाहिए। रीज़नेबलनेस क्या होती है? रीज़नेबलनेस जैसे मंजूर भट्टू वाले केस में 10 दिन दिए गए, या हम नो कॉन्फिडेंस की मोशन का अगर रीजनेबल टाइम तस्वर करें, मसलन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आज आ जाती है तो उसका प्रोसेस होता है 2-3 दिन, फिर उसके ऊपर नोटिस होता है, उसकी सर्कुलेशन होती है, और फिर उसके बाद स्पीकर उसको टाइम देता है 3 से 7 दिन का, जो कि वो टाइम भी अगर आप कैलकुलेट करें तो रीजनेबल टाइम बनता है 10 दिन का। तो अगर इसमें रीजनेबल टाइम होता तो मेरा ख्याल है उसमें आर्डर में शायद इतना कबाहत ना होती। फिर दूसरी बात आप देखेंगे कि जो 2-3 और गलतियां की गवर्नर साहब ने, एक तो ये है कि ये टाइम तो अभी नहीं पता चला कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, चले वो डिस्प्यूट है, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते, लेकिन ये उसने जो ऑर्डर किया ना, वो डायरेक्टिव भेजा डायरेक्टली उसने स्पीकर को, उसने कॉपी भेजी है चीफ मिनिस्टर को। अब स्पीकर ने उसके उस ऑर्डर को लेके, डायरेक्टिव को लेके उसका जवाब दे दिया और उसे एक रूलिंग दे दी कि जनाब आपका ऑर्डर इलीगल है, हमारा सेशन जारी है और हम इस सेशन को में ये स्पेशल सेशन जो आपने बुलाया है ये इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब उस रूलिंग को किसी जगह चैलेंज नहीं किया गया। और नेक्स्ट एक और गलती उन्होंने ये की है कि इस केस में आर्टिकल 109 के तहत उसको ये अख्तियार था कि वो पहले जो चलता हुआ सेशन है स्पीकर का उसको प्रोरोग कर देते, उसको प्रोरोग करने के बाद फिर एक स्पेशल सेशन वो बुलाते, या चलते हुए सेशन में कोई ऑर्डर पास करते। तो उन्होंने एक जो स्पीकर का बुलाया हुआ सेशन था उसको ना प्रोरोग किया, उसके अंदर एक स्पेशल सेशन दोबारा एक बीच में बुला लिया, 1 दिन बाद 1.5 दिन बाद। जो कि आप समझते हैं वो गलत है। ये सारी इस तरह की गलतियां थी जो कोर्ट में बहरहाल अभी तो सब जुडिस मैटर है, लेकिन कोर्ट ने इन सारी चीजों को बहरहाल कंसीडर किया। ठीक है, मैं आता हूं जनाब कमर दिलशाद साहब, आपके पास जरा मुकम्मल तौर पर आऊंगा। मोहम्मद अकरम साहब की तरफ आ जाता हूँ। मोहम्मद अकरम चौधरी साहब की तरफ, कैसे देखते हैं सर पंजाब असम्बली के मौजूदा हालात? कौन ले रहा है वोट? ले लेंगे परवेज इलाही साहब, या सुनने में आ रहा है कि जनाब PDM का वजीर आला आ रहा है, 16 जनवरी को वो बैठ रहा है? आप क्या कहेंगे? आपका बहुत तजर्बा है सर। मोहम्मद अकरम चौधरी साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही। मोहम्मद अकरम चौधरी, मैं कमर दिलशाद साहब की तरफ आ जाता हूं। जी कमर दिलशाद साहब, कैसे देखते हैं इन कानूनी मामलात को जो पंजाब में हुआ है? इसमें तो बात देखना, शाहिद साहब से बिल्कुल सही बात आपके सामने पेश कर दी है, और उन्होंने आईनी और कानूनी तौर पर यह कहा कि गवर्नर साहब, हम भी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल एग्री करते हैं कि गवर्नर पंजाब ने बहुत जल्दबाजी में उनको सिर्फ 18 घंटे दिए कि आप इमीडिएटली जो है इलाज तलब करें। आमतौर पर जब आप एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी करें 3 दिन से लेकर 7 दिन तक का वक्फा दिया जाता है आमतौर पर। जिस तरह के जब इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए सदर मुमलकत ने कहा, मार्च 2021 की बात है, तो उन्होंने कहा कि आप एतमाद का वोट लें, तो कम 3 दिन दिए उनको। हालांकि आइन के आर्टिकल 91 सेक्शन 7 के तहत वो ऑर्डर जारी किया था, उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर अपना एतमाद का वोट लिया और 178 वोट हासिल किए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात इसकी बड़ी टेक्निकली आ रही है, मुल्क की बहुत बड़ी अहम शख्सियत, नाम दुरुस्त नहीं है चाहे दुरुस्त, क्योंकि हमने उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री नहीं करना, तो उन्होंने भी चंद रोज पहले किसी अखबार में इंटरव्यू देते हुए कहा कि जनाब बिल्कुल 186 मेंबरों की जरूरत ही नहीं है। जब 186 मेंबरों की जरूरत नहीं है सर, उनका नाम बताएंगे सर, आप मेहरबानी करेंगे, आप उनका नाम बताइएगा, क्योंकि आइन तो इस वक्त पढ़ दिया गया है और शोएब शाहीन साहब ने भी उस बात को, आपके दोस्त भी हमारे भी बड़े मेहरबान, अरे कोई भी हो सर, इस वक्त तो नाम आना चाहिए ना। वसीम सज्जाद साहब ने कहा, किसने? चौधरी एतजाज साहब ने? अच्छा, हाँ, वसीम सज्जाद साहब ने, वसीम सज्जाद साहब ने कहा 186 की जरूरत नहीं है। जब आप 180 अब जो हाल में बैठे होंगे बस उन्हें से आप हाथ खड़ा करवा लें। तो मसला ये है कि जब इतना सिंपल मामला था तो हुकूमत बहुत परेशान थी कि हम अपने बाहर गए हुए हैं, कोई सऊदी अरब गए हुए हैं, कोई उमरा करने गए हुए हैं, कोई दुबई गए, उनको इमीडिएटली तलब करने की, हकामात करने की क्या जरूरत थी? वो कहते ठीक है जो भी हाल में बैठे हैं वो हाथ खड़ा कर दें।
तो वो बात नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी में ये होता है कि 371 की हमारे सूबाई असम्बली है, उसका हाफ करें, उसका अगर हाफ करते हैं तो 186 बनता है। वो सिंपल मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी आती है, हाफ में आ गया, हाफ 186 बनते हैं। तो बहरहाल 186 का मसला पैदा हो रहा है और ये बड़ा गंभीर मसला पैदा हो रहा है। हमें जो अंदर से खबरें हमें दोस्त अहबाब हमें शेयर करते रहते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त बड़े शदीद आपस में जनूबी पंजाब के जो MPs हैं उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो परवेज इलाही साहब को अपना वोट नहीं देना चाहते, उनसे नाराजगी भी है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। वो कहते हैं कि 786 अरब रुपया जो तकसीम किया जा रहा है वो अपने ही जिलों में मंडी बहाउद्दीन हो गया, गुजरात हो गया, सियालकोट हो गया, वज़ीराबाद हो गया, दाएं बाएं वो तकसीम कर रहे हैं, जहाँ उनको महसूस हो रहा है कि मुझे आइंदा इंतखाबात में यहाँ से वोट मिल जाएंगे। तो जनूबी पंजाब के 15-16 लोग हैं जिन्होंने हल्फिया बयान दिया है एक अहम जगह बैठकर कि हम परवेज इलाही को वोट नहीं कास्ट करेंगे। उन्होंने कहा जब आप वोट नहीं देंगे तो आप इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान का भी हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का भी है, आप वोट कास्ट कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। कहते हमने इसको बात तस्लीम ही नहीं करनी क्योंकि बाकायदा रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की रीड्राफ्टिंग नहीं कर सकते, री राइटिंग नहीं कर सकते। तो हम तो वोट नहीं देंगे परवेज इलाही साहब को, तो देखा जाएगा वो हमें किस तरह से वो डी नोटिफाई करते हैं। ये सारा एक अंदर से बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और शाहीन साहब का भी बहुत ताल्लुक है जमा फारिक के साथ, वहाँ भी का खबर तो वहाँ से मिल रही होगी, तो हमें भी वहीं से खबरें मिल रही हैं। हमारे दोस्त बता रहे हैं कि जनाब बड़ी सूरत हाल लेंगे उनसे भी शोएब शाहीन साहब से भी अंदर की मालूमात लेते हैं। जी सर, ये 18-20 जनवरी के बाद देखा जाएगा। जो सर अगर फर्ज कीजिए मसलन कमर दिलशाद साहब, अगर वाकई आप जिस तरह कह रहे हैं, थोड़ी बहुत मेरी पास भी मालूमात है, लेकिन एक बहुत अहम तजियाकार मोहम्मद अकरम चौधरी हैं जिनके पास बहुत अहम खबर होगी पंजाब के हवाले से, उनसे पूछेंगे। जैसे मुझे ये पता है कि गवर्नर की जेब में 14 PTI के अरकान मिल चुके हैं एक वक्त रात के अंधेरे में, और वहाँ एक और शख्स भी बैठा हुआ था जिससे हमारे राब्ते थे। तो बहरहाल, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो उनकी क्या कानूनी हैसियत होगी, वो ज़रूर हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि वो एब्सटेन करते हैं, कुर्बानी देने को तैयार हो जाएं हर सूरत में परवेज़ इलाही को छोड़ने के लिए, चाहे उनको डी नोटिफाई कर दें, चाहे उनको सस्पेंड कर दें, तो फिर क्या होगा। चौधरी, मैं ज़रा मोहम्मद अकरम चौधरी साहब से पूछ लेता हूँ। मोहम्मद अकरम चौधरी साहब, पंजाब की क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आपके? वाकई परवेज़ इलाही जो है वो जो उनको टाइम मिल गया है अब मुनासिब, उसमें वो अपनी अक्सरियत जो 186 की है वो हासिल कर लेंगे, या PDM अपने जो उसने एक इकदाम किया है इनको फारिग करने का, उसमें कामयाब हो जाएगी? जरूरी है इस वक्त तो PDM भी और PTI भी आइंदा इंतखाबात पर नजरें लगाए हुए हैं और पंजाब असेंबली को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये 372 लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि 2-4 महीने आगे गुजर जाएं, जो जून तक का बजट है, जो मैक्सिमम हिस्सा उसका है वो कंज्यूम कर ले। इसके अलावा तो इस वक्त किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। PTI के तमाम MPs का भी यही इंटरेस्ट है, PMLN के तमाम MPs का भी यही इंटरेस्ट है। इससे ज्यादा तो पंजाब असेंबली के लोग सोच नहीं रहे हैं और उसमें वो कामयाब है। उन्हें मैटर नहीं करता कि चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही हैं या ABCD हो जाए कोई, क्योंकि वक्त बहुत कम बाकी है और असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने की तरफ बढ़ रही है। तो 2-4 महीने पंजाब असेंबली टूटती है नहीं टूटती है, इस पर तो वो काम नहीं कर रहे। वो तो धड़ाधड़ अपने तरक्याती मंसूबे मंजूर करा रहे हैं। और जो बात थी कंवर दिलशाद साहब ने 14 या 16 लोगों वाली, वो 14-16 लोग नहीं हैं, वो तो 70-72 भी हो सकते हैं। लेकिन उन बेचारों को हौसला कोई नहीं दे रहा। उन्हें को हौसला देने वाला मिल जाए तो वो 70-72 पूरे हो जाएंगे। PTI की अपनी जमात जो है चौधरी परवेज इलाही को कैसे कबूल किए हुए है, ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। लेकिन सर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये परवेज़ इलाही साहब नहीं ले सके अक्सरियत वोट, तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो ज़ाहिर है दोबारा पंजाब असम्बली का इंतखाब होगा।
तो उसमें समझते हैं कि फिर ये इत्तेहाद कायम रहेगा परवेज़ इलाही और इमरान खान का, और अगर इमरान खान इस इत्तेहाद में नहीं आते तो उनके तो सर वोट 178 हैं जो कि पीडीएम से कम है। देखिए, अगर तो चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान का इत्तेहाद कायम ना रहे तो फिर तो इमरान खान की हुकूमत नहीं रहती, वो तो इसी मौजूदा असेंबली में खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि परवेज इलाही और मोनस इलाही का बहुत क्लैरिटी के साथ ये मैसेज है सबको कि उनकी मजबूरी है पीटीआई के साथ रहना, क्योंकि उनका सियासी मुस्तकबिल नहीं है। अगर पीएमएलक्यू आज पीएमएलएन के साथ चली जाती है या उसमें अमर्ज कर लेती है या पीडीएम का हिस्सा बन जाती है तो उन्हें तो 2 या 3 नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी, उन्हें तो अपनी गुजरात की नशिस्तें निकालनी मुश्किल हो जाएंगी। तो इस सियासी मजबूरी को समझते हुए उनके लिए हर हाल में पीटीआई के साथ रहना उतना ही जरूरी है जितना चीफ मिनिस्टर रहना जरूरी है। तो इसलिए वो उसके लिए कहते हैं ना, कालियां करा पीलियां करा या नीलियां करा, जो कुछ भी करा मैं पीटीआई दे ना रहन का इंतजाम करा। सही है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के लिए भी और परवेज इलाही के लिए भी शदीद इख्तलाफात के बावजूद एक सिंगल एजेंडे पे कि हमारी हुकूमत कायम रहे, ये दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन सर यहाँ ज़रा सा एक राय और दे दीजिए तो मैं फिर एक ब्रेक पे जाऊँगा कि हम सुन रहे हैं कि चौधरी शुजात वो 10 मेंबरान में से कुछ मेंबरान 4, 5, 6 जो हैं वो शायद परवेज़ इलाही को वोट ना दें, चौधरी शुजात के साथ हो जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या कंडीशन होगी सर? वो भाईजान वो क्यों लीग के उन 10 मेंबरान ने गुज़श्ता जुलाई से लेके अब तक कोई 50 अरब रुपए के मंसूबे लगवा लिए हैं। ओह माय गॉड, उन्हें क्या चाहिए? और उनके लिए तो जिंदगी की बेहतरीन निग चाहिए। वो चौधरी शुजात के पास आज की तारीख में तो नहीं जाते। बहुत ही मुनासिब बात की सर आपने। इसके बाद कौन जाएगा जिसको 50 अरब के मंसूबे मिल रहे हों। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँ नाज़रीन, उसके बाद एक और अहम इश्यूज के साथ आता हूँ अपने मेहमानों के सामने। एक छोटा सा वेलकम बैक। शोएब शाहीन साहब, एक और है बहुत अहम इशू है, उस पर आप ज़रा कानूनी अपना नुक्ता नज़र हमें दीजिए और सुनने वालों को भी पता चले कि ये बहुत ही अहम इशू बन गया है, और वो है पीटीआई के जो इस्तीफ़े थे, तकरीबन 123 अरकान का इस्तीफ़ा था, और जिसमें से 2 अरकान शकूर शाद साहब ने कहा कि जी मुझसे ये मैंने नहीं दिया है। इसी तरह मियाँ सोमरो साहब का भी था जिसमें उन्होंने इसको मना किया था। इसी तरीके से जो पीडीएम के या स्पीकर की तरफ से हमें मालूम होता है वो ये कहते हैं कि कई फ़ोन मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए हैं और ये गलत इस्तीफ़ा है। और इस सिलसिले में हम ये भी देखते हैं कि स्पीकर 9, 8, 10 के करीब लोगों को जो है वो डी नोटिफाई करते हैं, हालांकि बाकी काफ़ी अरसे से वो मौजूद हैं। एक हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन सुनी थी जिसका आपके सामने फ़ैसला होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इत्तफाक से अब वो आपके जो है वो कह रहे हैं कि हम मुश्तरका तौर पर स्पीकर के सामने पेश हो गए। स्पीकर की रूलिंग है कि हम मुश्तरका तो मैं नहीं लूँगा, इंडिविजुअल लोग आ जाए। क्या कहेंगे, इसका कानून क्या कहता है सर? पता नहीं, लाइन ड्रॉप होती है तो भाई इतना अरसा होता है, पहले बता दिया करें ना, मैंने वैसे ही। अच्छा कमर दिलशाद साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया, ज़रा इसके ऊपर आपकी राय चाहिए हमें। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारा आइन का आर्टिकल 64 है तो उसमें तो बड़ा 3 लाइनें लिखी हुई हैं, वाज़ा लिखा हुआ है कि जब अगर अपना इस्तीफा पेश करें तो अपने हाथ से लेके ऑन हैंड राइटिंग कि जी मैं अपना कौमी असम्बली से जो भी है उससे मैं अपना मुस्तफी हो रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ, बस खत्म। अब ऑन हैंड राइटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। अब वहाँ लिखा हुआ है कि स्पीकर को इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन बाद में जो रूल बनाए, एक्ट बनाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी मैंने कहा कि बाकायदा हमने इंडिविजुअल तरीके से पूछना पड़ेगा कि दबाव नहीं है, कोई तरगीब नहीं दी गई, लालच नहीं दिया गया, आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये सारे उन्होंने अंदर तो रूल बनाए, एक्ट बनाया, जिसकी बना पर स्पीकर साहब ने यूसर अभी जो हुआ
इस तरह सरदार या सादिक ने भी पीटीआई के इस्तीफे कबूल नहीं किए थे, एमक्यूएम के भी इस्तीफे कबूल नहीं किए, इवन रजा रब्बानी ने जो सेनेटर थे एमक्यूएम के उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए थे। तो अब इन्हीं हालात को देखते हुए उन्होंने कहा है कि जी इंडिविजुअल मेरे पास है। अब इंडिविजुअल से ये खौफ तारी हो रहा है, जो कि राजा परवेज अशरफ साहब की जो लॉबी है या वो बता रहे हैं कि जी मेजॉरिटी जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के पीटीआई की, वो कहते हैं हमने ख्वाहिश के मुताबिक इस्तीफे नहीं दिए, हम पे दबाव है और दबाव के तहत हमें कहा जा रहा है। तो जो इंडिविजुअल पेश होंगे उसमें तकरीबन हाफ से ज्यादा जो है वो इनकार कर देंगे, जी हमारी ख्वाहिश नहीं थी। तो परवेज जो है अपने स्पीकर साहब उनके इस्तीफे नामंजूर कर देंगे, ये डर खौफ है। तो यही बात बार बार कह रहे हैं, जबकि आप अगर दलेरी से अगर इस्तीफा दे रहे हैं, जैसे जावेद हाशमी ने खड़े होकर आधे घंटे की तकरीर करने के बाद इस्तीफा पेश कर दिया था सरदार अय्याज सादिक को, तो इसी तरह से इनको भी चाहिए अगर कितनी दिलेरी है तो पेश हो जाए, इंडिविजुअल पेश हो जाए। और हमने तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस्तीफा दिया, वो नहीं जाना चाहते। तो अब ये सारा मामला धर्म भरम हो रहा है। आइन और कानून की रोशनी में देखा जाए तो स्पीकर साहब ने एक्ट रूल के मुताबिक चल रहे हैं, और ये पुरानी रवायत भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सबको बुला के ना पूछे, इकट्ठा ना बुलाएं, एक एक को बुला के पूछें, कोई धमकाया तो नहीं गया, डराया तो नहीं गया। ये सारी चीजें देखते हुए इस्तीफे कबूल नहीं हो रहे, तो ये भी कोशिश नाकाम हो जाएगी तहरीक इंसाफ की, और ये मामला आगे तक चला जाएगा। तब चंद लोग इस्तीफे दे देंगे, 10-15 लोग दे देंगे, लेकिन बाकी ये कहेंगे जी हमने इस्तीफे नहीं देने, हमारे पर दबाव है। अच्छा तो सर, मैं यहाँ पर एक चीज पूछना चाहता हूँ, और ये है कि आखिर पीटीआई क्यों चाहती है कि लोग इंडिविजुअल तौर पर ना जाएं, बल्कि वो मुश्तरका पूरे के पूरे अरकान असम्बली में जाएं और इस्तीफे अपने हाथ से लिख कर दें और वहाँ अपनी रजामंदी दें? एक तो ये ज़रा सा बताइए, थोड़ा सा मुझे आपसे चले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ये कि स्पीकर साहब के पास इस्तीफे पड़े हुए हैं, तो जो इस्तीफे पड़े हुए हैं उसको वो मंजूर करें या रिग्रेट करें? पड़े हुए हैं क्यों सर? ये आपने नहीं, मैंने सेक्रेटरी साहब कमर दिलशाद साहब से पूछा, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ। मुख्तसर सा इस पे बताइए जनाब कमर दिलशाद साहब, ये पीटीआई क्यों मुश्तरका तौर पर देना चाहती है? और दूसरा, बहुत अरसे से स्पीकर के पास इस्तीफे पड़े हुए हैं, तो उनमें से वो क्यों नहीं इस्तीफे कबूल करते हैं? कमर दिलशाद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। नहीं, मैं बताइए। हाँ बताएं, फिर बताएं, जल्दी बताएं सर। हमने तो बार बार ये कहा है कि स्पीकर साहब जो हैं वो अगर चाहें तो आर्टिकल 64 के तहत उनसे इंडिविजुअल, उन्होंने एक बड़ी अहम बात है, मैंने भी इस्तीफा देखे बकायदा सारा आया सोशल मीडिया पर, वो एक सैकड़ों स्टाइल टाइप पर दिया हुआ है, इंडिविजुअल नहीं है उनके ऊपर। बकायदा उन्होंने एक टाइप करवा के कंप्यूटर से उसके ऊपर नाम लिख दिया कि आइए, आके नाम लिखा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और नीचे दस्तखत कर दिए। वो जो एक कानून आइन की जो प्रोविजन है कि ओन हैंड राइटिंग, तो ओन हैंड राइटिंग के इस्तीफा नहीं है, बाकी वो दस्तखत नहीं मिल रहे। जब मैंने पूछा नेशनल असेंबली की आला हकाम से, उन्होंने कहा कि दस्तखत बहुत से ऐसे जिनके दस्तखत नहीं मिल रहे, उनके उन्हें ऐसे जल्दबाजी में शायद वो दस्तखत नहीं मिल रहे जिनको पे रोल पे होते हैं, जो तनख्वाह मिलती है उनको, वो दस्तखत उनके साथ नहीं। यार हल्फ उठाया था कौमी असेंबली के स्पीकर अपने मेंबर के हैसियत से, वो दस्तखत से मुआवजा हमने किया तो नहीं मिलते। ठीक है, वो वैसे ही जल्दबाजी में किए हुए, जल्दबाजी में किए तो सर स्पीकर साहब, मैं जरा इधर चलूंगा, टाइम मेरे पास कम है। स्पीकर साहब बुला के पर्सनली मिल लेना, सबको क्यों नहीं बुलाते हैं सर? पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या है, जगह भी है और फैसिलिटीज भी है, तनख्वाह भी है, प्यार। शाहीन साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, ये जो मुश्तरका तौर पर पीटीआई इस्तीफा देना चाहती है, इंडिविजुअल तौर पर नहीं जाना चाहती है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कानून कहता है सर? देखिए स्पीकर साहब, आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त थी कि स्पीकर साहब या तो रिजेक्ट कर दें या उनको एक्सेप्ट कर लें। देखें, पिछले जो कासिम सूरी साहब ने उनको एक्सेप्ट करके गए थे, जो नए स्पीकर साहब आए उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो एक्सेप्टेंस थी मैं इसको नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि इंडिविजुअली ये लोग पेश नहीं हुए, या ना उन्होंने बुलाया उनको, या उनकी कंफर्मेशन नहीं की।
फिर इन्होंने क्या किया, याद होगा आपको कि ये लीक्स भी आई थी ऑडियो, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर स्पीकर साहब के पास वो कौन सा मोडस ऑपरेंडी था जिसकी बुनियाद पर 10-12 इस्तीफे कबूल कर लिए गए, और वो सिलेक्टेड कुछ कराची के, कुछ खैबर पख्तूनख्वा के, कुछ फैसलाबाद यानी पंजाब से, और उन्होंने वो सिलेक्ट करके उन्होंने कहा जी आए आप दोबारा इलेक्शन होगा, वो जिसके ऊपर इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन लड़े। क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि अगर जिस कंसिडरेशन पे आपने वो इस्तीफे कबूल किए उसको चैलेंज किया पीटीआई ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि जनाब ये जो पीस मील में इन्होंने किए हैं ये गलत किए हैं, हमने इस्तीफे ज़रूर दिए हैं बट जॉइंटली दिए हैं, या तो सारे के सारे कबूल कर लें, लेकिन ये जो पीस मील में कर रहे हैं ये गलत है। अब जिस वजह से ये पीस मील में नहीं दे रहे या नहीं जा रहे, या जिस वजह से वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, मसला इनका ये है कि जिसका मर्जी होगा वो एक्सेप्ट करेंगे, जिसका मर्जी होगा वो कहेंगे कि नहीं जी मुझे इसमें दस्तखत मशकूक मालूम होते हैं। देखें बात यह है कि अगर एक पार्टी ने एज ए होल फैसला किया, वो असम्बली में आकर कहते हैं कि हमने इस्तीफा दिए हैं, तो दैट इज ट्रीटेड एज सफिशिएंट। उनकी एक एक्सप्रेस एक उनकी ओपिनियन आ गई, उनकी एडमिशन आ गई, वो खुल के सामने स्पीकर के सामने कह रहे। फिर भी स्पीकर साहब को ये अख्तियार है कि वो इंडिविजुअली वो चेक करे, वो सारा कुछ देखे, लेकिन जब एक शख्स कहता है कि मैं अपनी मर्जी से ये मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, वो असम्बली में खड़ा है, उससे बड़ा तो कोई फोरम नहीं है, वहाँ उसके इस्तीफे अगर आपने कबूल नहीं करने तो फिर उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजन देनी पड़ेंगी, तो आप कोई ऑर्डर तो पास करें। तो वो जो सारी चीजें हैं, अच्छा सर कानून क्या कहता है, अच्छा सर कानून क्या कहता है कि क्या इंडिविजुअल शख्स आए या एक मुश्तरका 123 अरकान आ जाए? आपके लिहाज से कानून उन्होंने आर्टिकल 64 का हवाला दिया, कोई ऐसा नहीं है, ना कलेक्टिव देने में कोई हर्ज है, ना इसी बेसिकली तो जो शख्स भी दे रहा होता है इस्तीफा वो अपना इस्तीफा दे रहा होता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अगर कलेक्टिव भी है, कोई पार्टी तो नहीं दे रही, हर शख्स दे रहा है। अब उस कलेक्टिव में हर शख्स ये खुल के कह रहा है एक इज्तिमाई तौर पर कि ये हमारा इस्तीफा है, हर शख्स कह रहा है। बेसिकली ये इंडिविजुअल इस्तीफा तस्वर होगा। वो इंडिविजुअल इस्तीफा एक बंदा आकर के असेंबली में कहता है मेरा इस्तीफा है, आप कबूल कर लीजिए, या तो आप कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस दे के उसको आप रिजेक्ट करें। आप कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस भी नहीं देते, आप 8 महीने से उनके ऊपर लेके बैठे हुए हैं, और उसमें से पीस मील आपने 8 बंदे या 12 बंदे आपने सिलेक्ट किए और उनके इस्तीफे कबूल कर लिए, हालांकि वो आए भी नहीं है। सेम पोजीशन उनकी थी, सेम पोजीशन इन लोगों की है। जिस कंसिडरेशन पे आपने 8 या 12 बंदों के इस्तीफे कबूल कर लिए हैं, वही कंसिडरेशन, वो तो गए भी नहीं थे, वो गए भी नहीं थे पर्सनली इंडिविजुअली, ये तो जाना चाह रहे हैं असेंबली में। तो बात ये है कि स्पीकर के पास मुनासिब बात की आपने, वो मेलाफाइडली ना अख्तियार का इस्तेमाल करें, बिल्कुल वो इस्तेमाल करें आइन के मुताबिक। आपका स्पीकर का यहाँ रोल मेलाफाइड इंटेंशन लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप चंद सीटों पे इस्तीफा कबूल कर लेते हैं और बाकी पड़े हुए हैं। और क्या आपने उन लोगों को सबको बुलाया था इंडिविजुअल, और क्या अगर कानून में कोई रुकावट नहीं है आइन में तो फिर मुश्तरका भी बुला सकते हैं, आप इंडिविजुअल पूछ भी सकते हैं, लेकिन आप इतने अरसे से इस्तीफे का फैसला नहीं कर रहे हैं, यस और नो, ये एक मेलाफाइड इंटेंशन बनती है। मैं आता हूँ जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम चौधरी साहब की तरफ, मैं मोहम्मद अकरम चौधरी साहब की तरफ आता हूँ। सर इसके ऊपर आप जो भी कहना चाहें कहें, कोई और बात कहना चाहें कहें, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहता हूं सर, वो ये है कि इमरान खान साहब, हमने सुना था कि जी जनरल बाजवा साहब ने 29 तक रोका हुआ था उनके खिलाफ किसी भी किस्म के एक्शन को, नाअहलियत को भी और गिरफ्तारी को भी, और अब कई तलवारें उन पर लटक रही हैं। आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर, इमरान खान साहब का मुख्तलिफ केसेस के हवाले से? देखें, केसेस के हवाले से तो खैर मैं कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि उसका फैसला अदालतों ने करना है, और मैं इस बात से भी इत्तफाक नहीं करता कि कमर जावेद बाजवा साहब ने उनकी गिरफ्तारियां या उन पर बहुत से मुकदमात को रोका हुआ था। ये हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के बारे में परसेप्शन कायम करने की रवायत कायम है, और सियासतदान, दोनों सियासी जमातें, अपोजिशन और हुकूमत, अपने अपने मफाद में इस्तेमाल करती रहती है। बिल्कुल उसी तरह जब एक कोर्ट आज एक फैसला उनके हक में देती है तो उसकी तारीफ और तौसीफ कर रही होती है, अगले दिन अगर वही जज साहब उनके खिलाफ फैसला दे दे तो उनके बारे में जाती हमले भी करने से बाज नहीं आते।
तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी सूरत हाल है। और इमरान खान समेत पाकिस्तान के तमाम सियासतदान गलतियों से भरपूर हैं। उनका माजी भी हाल भी बेतहाशा गलतियों के साथ है। अगर हमने इस मयार को अडॉप्ट न किया कि तमाम के साथ एक ही फैसला करें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज के दौर में पाकिस्तान में ये चीज काबिल कबूल हो सकेगी। तो अगर आप यही काम नवाज शरीफ के साथ, यही काम जरदारी के साथ, यही काम इमरान खान के साथ करें, तो पाकिस्तान के तमाम सियासतदान जो हैं किसी न किसी वजह से अदालतों से महफूज जरूर हैं। उसकी वजह क्या है ये शायद शाहीन साहब ज्यादा बता सकते हैं बेहतर। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, उनको ज्यादा इल्म होगा कि हमारे यहाँ कानून और आइन क्यों खामोश हो जाता है। तो ये पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। इस जुल्म को बिलाखिर खत्म होना है। आप सिर्फ इमरान खान को ना लेके चले, आज आपको 22 करोड़ आवाम की हालत को देखने की जरूरत है। आप बलोचिस्तान के हालात देखें, केपीके के हालात देखें। सर मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा और आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर ब्रेक पे जाना है, मुझे कहा जा रहा है। मैं वापस साफी की तरफ आऊंगा और इस वक्त जो दहशतगर्दी दोबारा परवान चढ़ रही है, इस पे मैं आपसे थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा मोहम्मद अकरम साहब, इस पे थोड़ा सा कमेंट दे दीजिए। हमारे पास 2-3 मिनट है। एक तो ये कि सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद पर मुआशी इस वक्त जो है ना बहरान बहुत शदीद हो रहा है और इसमें कोई राय नहीं है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करता है। दूसरी और इससे हमारा मुल्क जो है उसको नुकसान पहुँच रहा है। दूसरी तरफ एक और दहशतगर्दी जन्म ले रही है और तेज़ी से दोबारा दहशतगर्दी आ गई है, मुल्क में बढ़ रही है। आप कैसे देखते हैं सर इन दोनों चीज़ों को? डॉक्टर साहब थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर लें अगर आप महसूस ना करें जी। मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है ना, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह भी बनता है और मुल्क में दफाई तौर पे जो लाइन होती है उसको भी डैमेज करता है। तो दुश्मन जो है हमेशा किसी भी मुल्क पर उस वक्त हमलावर होता है जब वो मुआशी तौर पे तबाही और बर्बादी के करीब होता है। और पाकिस्तान जिस तरह की रीजनल सिचुएशन में है, यहाँ पर हमारे तमाम तरफ दुश्मन मौजूद हैं और हम रीजनली इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट हैं उतने ही दुश्मन भी हमारे मजबूत हैं। तो हमारे दुश्मन अभी हमारी कमजोरियों को देख रहे हैं। हमारी फौज और अवाम के दरमियान जो फासले सियासी ना आकबत अंदेशों की वजह से बढ़ गए हैं, उस वजह से वो समझते हैं कि उसमें भी कमजोरी वाकया हुई है। और अगर फाइनेंशियल सिचुएशन बुरी होती है तो डिफेंस लाइन भी कमजोरी होती है। मेरे नजदीक तो पहली रीजन मुल्क के क़याम में मुआशी इस्तेहकाम होता है, उसके बाद सियासी इस्तेहकाम की तरफ लोग सोचते हैं। तो हमारे यहाँ मुआशी इस्तेहकाम 1985 के बाद से नहीं है इत्तेफाक से। हम इसी तरह कभी $2 बिलियन ले लिए, कभी $1 बिलियन ले लिए, कभी $3 बिलियन ले लिए और करते करते आज $150 बिलियन के करीब पहुंच गए हैं। और अच्छा सर, मुझे ये आपने सही किया, एक बात बताएं। बहरहाल बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो उससे मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा। आपने मुआशी अदम इस्तेहकाम को सियासी से रिलेट किया, दोनों एक दूसरे के लाज़िम मलज़ूम है। लेकिन सर दुश्मन चाहे कितना ही मजबूत हो, अगर इंटरनली ऐसे हालात या अंदर से इसको सपोर्ट ना मिले तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस पे जरा सा 2 लाइन कुछ गुफ्तगू करें सर। डॉक्टर साहब, जो कौम 50 पैसे चीनी की कीमत कम हो जाए, सड़कों पे आ जाए, और आज इस कौम को बिजली का यूनिट 40 रुपए में 50 रुपए में मिल रहा है, वो बेचारी घर से बाहर निकलने के लिए नहीं है। इतनी कमजोर कौम के साथ तो जो मर्जी कर लें आप। ये तो आप ये कह सकते हैं कि सैल्यूट टू द पीपल जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए अपना खून पसीना जमा किया और हिम्मत हौसले के साथ पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया। वरना जिस हालत पे हमारी मुआशी सूरत हाल सियासतदानों की वजह से पहुंच गई है, उसके बाद तो आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। आप अंदर से टूट फूट का शिकार हैं। और ये बात दुरुस्त है कि आप अगर इंटरनली कमजोर हो तो एक्सटर्नल हमलों को नहीं रोका जा सकता। हर हमले को रोकने के लिए आपको अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए। हमारी आपने बहुत सही बात की सर। और दूसरी बात यह है कि फौज अगर कमजोर होगी तो मुल्क जो है वो
उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो जो लोग इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे फ़ौज को, उनको ये बात बावर होनी चाहिए कि वो इदारों को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं बल्कि वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम देख सकते हैं इराक़ को, हम देख सकते हैं दूसरे और ममालिक को, मिस्र को, फला, जहाँ फ़ौज कमज़ोर हुई तो मुल्क तबाह हो गया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।